हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज आप लोग के लिए जो टॉपिक है वो है वाटर पॉल्यूशन। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि सीटेट का फॉर्म भरा जा रहा है। अगर जिन लोगों ने अभी तक सीटेट का फॉर्म नहीं भरा है वो जल्दी से जल्दी सीटेट का फॉर्म भरें, क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट में सीटें होती हैं वो लिमिटेड होती हैं। तो आप अगर जिस डिस्ट्रिक्ट में हैं उसी डिस्ट्रिक्ट में अपना पेपर देना चाहते हैं तो फटाफट से फॉर्म फिल कर दीजिए। अभी सुबह तक लखनऊ की जो सीटेट थी वो 29,000 थी। मैं आपको बता दूं कि बहुत जल्द उसको फिल होने में टाइम नहीं लगेगा, तो आप फटाफट अपना फॉर्म भरिए और अपनी तैयारी जारी रखिए। आप लोगों को पता होगा कि पिछली बार जो सीटेट का ईवीएस था वो हर बार की अपेक्षा टफ आया था, यानी कि जो फैक्चुअल क्वेश्चन थे वो थोड़ा घुमा के पूछे गए थे, और जो हमेशा आते थे जैसे स्लॉथ वगैरह के बारे में तो कहीं दूर दूर तक चर्चा नहीं थी। इस बार आप लोगों को अपना ईवीएस और मजबूत करना होगा, क्योंकि पिछली बार लोगों ने ईवीएस में बहुत कम मार्क्स किए थे, क्योंकि अपेक्षाकृत हार्ड पेपर क्या कह सकते हैं कि सिलेबस से थोड़ा हटके, मतलब हर बार की पेपर से थोड़ा हटके आ गया था। जैसे हर बार टेलर बर्ड, स्लॉथ, इन सब पे क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन इस बार थोड़ा अलग आया था। इसलिए इस बार हम अपना ईवीएस की तैयारी बिल्कुल बेसिक से और डीप में करेंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे वाटर पॉल्यूशन के बारे में। वाटर पॉल्यूशन क्या होता है? तो एडिशन ऑफ वेस्टेज प्रोडक्ट और हार्मफुल प्रोडक्ट इन वाटर कॉल्ड वाटर पॉल्यूशन, यानी कि जल में अपशिष्ट या हानिकारक पदार्थों का मिलना जल प्रदूषण कहलाता है। अपशिष्ट क्या? अपशिष्ट वही जो बेकार की चीज़ें होती हैं, जो गलती नहीं है, जिनको सड़ाया गलाया नहीं जा सकता, जिनका कोई यूज नहीं है, उन्हें अपशिष्ट कहा जाता है। और हानिकारक तो आप समझ रहे हैं, हार्मफुल चीज़ें जो हमें नुकसानदायक हो, जो हमारे लिए नुकसानदायक है वो जल के लिए भी तो नुकसानदायक होंगी। तो ऐसी चीज़ें जैसे घर का पॉलीथीन, घर से निकलने वाले कूड़े कचड़े जो गलती ना हो, जिनका रिसाइकिल ना किया जा सके, उन्हें अपशिष्ट या हानिकारक पदार्थ कहते हैं। अगर वो जल में जाकर मिल जाते हैं तो उसे जल प्रदूषण कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए जल प्रदूषण होता कहाँ कहाँ से है, इसके कौन कौन से स्रोत हैं, ये कैसे होता है। तो प्लास्टिक ऐड इन वाटर सोर्स, यानी कि जो प्लास्टिक होती है वो जब पानी में ऐड होती है तो प्लास्टिक जो होती है वो पानी में जब ऐड होती है तो इससे भी जल प्रदूषित होता है। सीवेज समस्या, यानी कि जो घर से निकलने वाले जो लैट्रिन के जो सीवेज होते हैं वो नदियों में ले जाकर गिरा दिया जाता है, इससे भी जल प्रदूषित होता है। फिर है हमारा हाउस होल्ड वेस्टेज, यानी घर से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ। फिर है उद्योग का प्रदूषित जल, यानी कि इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेड वाटर। इन सब से जो होता है वो पॉल्यूशन होता है। ठीक है, देखिए अब इसको एक एक करके विस्तृत में समझेंगे। प्लास्टिक ऐड इन वाटर सोर्सेज, यानी पानी के स्रोतों में प्लास्टिक मिलना। पानी के स्रोतों में प्लास्टिक कैसे मिलता है, इसको हम आपको मैराइन पॉल्यूशन में बहुत अच्छे से डिफाइन किए हैं कि पानी के स्रोतों में प्लास्टिक कैसे मिलता है। जैसे कि मछली पकड़ने के लिए एक जाल को पानी में छोड़ा गया है, ठीक है, और वो जाल भूल गया या उसको नहीं निकाला गया, वो पानी में ही काफ़ी दिन तक रह गया। तो आपको जैसा कि पता है कि कुछ प्लास्टिक्स ऐसी होती हैं जो गलती नहीं है, वो गलेंगी नहीं, सड़ेंगी नहीं, लेकिन वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं। और जो मछलियाँ होती हैं, जो फिशेस होती हैं, जो एनिमल्स होते हैं वाटर वाले, वो पानी के माध्यम से श्वसन क्रिया करते हैं, ये भी आपको पता होगा। तो वो पानी के माध्यम से, श्वसन क्रिया के माध्यम से, या उनको अपना फूड पार्टिकल समझकर उन्हें निगल जाते हैं, खा लेते हैं, जिससे कि और उन मछलियों को ह्यूमन खाते हैं, इससे अनेक प्रकार के डिजीज़ भी होते हैं। ठीक है, तो ये पानी को प्रदूषित करने का पहला स्रोत है प्लास्टिक का मिलना। सीवेज समस्या, यानी कि जो हमारे घर की नालियाँ होती हैं, जो सीवेज होते हैं, इनको ले जाकर नदियों में मिला दिया जाता था 2014 के पहले। 2014 के बाद बहुत ज़्यादा सुधार आया है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वो पीएम बने तो उन्होंने 2014 में स्वच्छता अभियान जारी किया था, जिसमें उन्होंने नदियों के सीवेज के पानी को नदियों में जाने से रोका है। काफ़ी हद तक इस पे कार्य किया जा रहा है, किया गया भी है और किया जा भी रहा है, आगे भी किया जाएगा, जिससे नदियों का पानी स्वच्छ रहेगा। ठीक है, लेकिन यह बहुत बड़ी समस्या है जल प्रदूषित करने में। तीसरा है घरेलू अपशिष्ट पदार्थ, यानी हाउस होल्ड वेस्टेज, यानी कि घर से, जो हमारे घर से डेली यूज से वेस्टेज चीज़ें निकलती हैं, जैसे सब्जी का छिलका हो गया, जैसे कि अंडे का छिलका हो गया,
रैपर हो गया किसी चीज़ का, ये सब जो वेस्टेज निकलता है इनको ले जाके नदियों में फेंक दिया जाता है, तो उससे भी जल प्रदूषित होता है। चौथा और जो सबसे लार्ज प्रॉब्लम है वो है इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेड वाटर, यानी कि उद्योगों का प्रदूषित जल। जो कारखाने होते हैं, जो उद्योग होते हैं, इंडस्ट्रीज़ होती हैं, उनका उनसे जो प्रदूषित जल निकलता है उसको डायरेक्ट नदियों में मिलाया जाता है, और इससे भी जल बहुत ज़्यादा प्रदूषित होता है। लेकिन ये जो इंडस्ट्री से निकलने वाले जल होते हैं उसमें केमिकल मिला होता है, उसको केमिकल वाटर उसमें रहता है, और वो दो तरह का होता है। एक तो वो हॉट वाटर रहता है, यानी कि वो गर्म होता है, और दूसरा केमिकल वाटर रहता है, या फिर उसमें केमिकल मिला हुआ जल रहता है, या क्योंकि आपको पता है कि इंडस्ट्री में बहुत बड़े लेवल पर केमिकल का यूज किया जाता है, तो जब केमिकल का यूज किया जाएगा तो उससे केमिकल वाटर निकलेंगे, और हॉट वाटर यानी कि गर्म वाटर निकलता है। जब केमिकल वाटर निकलता है तो वो जब नदी में जाकर गिरता है तो वो नदी का जो ऑक्सीजन लेवल होता है उसे डिक्रीज़ कर देता है, यानी कि घटा देता है, यानी कि कम कर देता है। तो जो केमिकल वाटर होता है वो नदी में गिरने पे नदी के पानी का ऑक्सीजन लेवल कम कर देता है, और जो हॉट वाटर होता है वो गर्म होता है, तो वो सीधा जीवों पे इफेक्ट करता है। जो नदी में जीव जंतु होते हैं उन पे इफेक्ट करता है। अगर गर्म पानी किसी के भी ऊपर डाला जाएगा तो जाहिर सी बात है कि उसको इफेक्ट होगा ना। और जो हमारा पांचवा है जल प्रदूषित करने का कारक, वह है ओपन माइनिंग। ओपन माइनिंग यानी खनन का कार्य, ये ग्राउंड वाटर को पॉल्यूटेट करता है। अब आप सोचेंगे कि ओपन माइनिंग ग्राउंड वाटर को कैसे पॉल्यूटेट करेगा, तो देखिए, जैसे यहाँ मान लीजिए खनन का कार्य किया जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे खन के कोयला या कुछ भी चीज़ें निकाली जा रही हैं, ये मिट्टी है, एक मिनट, ये मिट्टी है, यहाँ पे खनन का कार्य किया जा रहा है, ठीक है। जब यहाँ पे खनन का कार्य किया जाएगा तो इसको खनने के लिए जो यहाँ मिट्टी गहरी हो जाएगी, ठीक है, यहाँ मिट्टी कैसे हो जाएगी, गहरी हो जाएगी। जब ये गहरी हो जाएगी, जब वर्षा होगा या कहीं से पानी आएगा या नदियों का पानी बह के आएगा तो ये सीधे अंदर तक जाएगा, अंदर तक जाएगा तो मृदा तक जाएगा। मृदा के अंदर जब यहाँ खनन का कार्य हुआ है और यहाँ स्पेस है तो सीधा ग्राउंड वाटर में ही तो जाएगा। तो इस तरह ये ग्राउंड वाटर को भी पॉल्यूटेट करता है। फिर होता है, देखिए जैसा कि यहाँ पे आपको समझाया गया है, ये देखिए ओपन माइनिंग होती है, ये देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है खनन का कार्य हो रहा है, यहाँ से जो केमिकल वगैरह जो ओपन माइनिंग में निकले थे ये सीधे जल के अंदर जा रहे हैं और ग्राउंड वाटर को पॉल्यूटेट कर रहे हैं। ओपन माइनिंग में केमिकल रिलीज होते हैं और ये अपवहन क्रिया द्वारा धरातीय जल तक पहुँच जाते हैं, ठीक है, ये नीचे बैठ जाते हैं, धरातीय जल प्रदूषित हो जाता है। इससे खुला जल भी प्रदूषित होता है। अब देखिए धरातीय जल तो आपको समझ में आ गया कैसे प्रदूषित होता है, क्योंकि ये जब माइनिंग होती है जल अंदर जाता है तो धरातीय जल प्रदूषित होता है। खुला जल भी इससे कैसे प्रदूषित, देखिए जब बारिश होगी तो आधा जल तो पृथ्वी के अंदर जाएगा, लेकिन कुछ जल बह के नदियों में भी तो जाएगा, नहरों में जाएगा, चलिए कुएं तालाब गड्ढे में जाएगा, गड्ढे का पानी कहाँ जाता है, तालाब में तालाब का पानी कहाँ जाता है, नदी में नदी का पानी कहाँ जाता है, समुद्र में, सागर में। तो इस तरह खुला जल भी प्रभावित होता है, ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिए इसके क्या क्या प्रभाव होते हैं, जल प्रदूषण के क्या क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं। तो जो जल प्रदूषण के इम्पैक्ट होते हैं उनको हम पढ़ते हैं। देखिए पहला है इन वाटर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिसॉल्व, यानी कि पानी में ऑक्सीजन की मात्रा घुली होती है। ये आपको पता है ना कि पानी में ऑक्सीजन की मात्रा घुली होती है। जब इसमें प्रदूषण बढ़ेगा, पॉल्यूटेंट जल जाएगा तो ऑक्सीजन की मात्रा जो होगी वो क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। देखिए पॉल्यूटेंट यानी पॉल्यूशन, और ओडी जानते हैं क्या होता है, ओडी होता है डीओ क्या है, डिकम्पोज डिकेजर, यानी कि जो अपघटक होते हैं जो किसी भी चीज़ को सड़ा गला के ख़त्म करते हैं, जब वो प्रदूषित जल पिएंगे या प्रदूषित उनके ऊपर जल जाएगा तो वो खुद डिक्रीज़ हो जाएंगे। जब डिकम्पोजर ही डिक्रीज़ हो जाएंगे यानी घट जाएंगे, उनकी संख्या कम हो जाएगी, तो वो किसी चीज़ को कैसे गलाएंगे, तो किसी चीज़ को गला भी नहीं सकते। तो जब वो कम रहेंगे तो कम मात्रा में ही गलाएंगे ना, तो इससे क्या होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ती है। समझ में आ रहा है, रुकिए इसको हम बेसिक से आपको समझाते हैं। देखिए जल में पानी जो है एक स्वच्छ पानी है, ठीक है, उसमें कुछ अपघटक पाए जाते हैं यानी कि डिकम्पोजर पाए जाते हैं। डिकम्पोजर वे होते हैं जो पृथ्वी पर अवशिष्ट चीज़ों को सड़ा गलाकर ख़त्म कर देते हैं। जैसा कि देखिए सुनिए, जैसे आपने कभी देखा होगा मृत जानवर, कोई भी मृत जानवर है वो मर गया है, उसे ढका नहीं गया है मिट्टी से, वो खुले में है, तो धीरे धीरे केचुआ जो होता है वो उसको धीरे धीरे खाता रहता है, सड़ाता रहता है, गलाता रहता है। तो केचुआ एक तरह का डिकम्पोजर का कार्य करता है, ठीक है। लेकिन जब
पानी में ऑक्सीजन की मात्रा नहीं रहेगी और ये केंचुआ जब पानी पिएगा तो वो जीवित रह पाएगा? नहीं रह पाएगा, केंचुआ की मृत्यु हो जाएगी। तो केंचुए की जब मृत्यु हो जाएगी तो डिकम्पोज़र कम हुए ना। इसी तरह बहुत से डिकम्पोज़र जीव होते हैं, बहुत से अपघटित जीव होते हैं, सिर्फ केंचुआ ही नहीं है, और भी जीव हैं। तो वे किसी चीज़ को सड़ाने गलाने में कैसे सड़ा, जब उनकी ही मात्रा कम रहेगी वो कम मात्रा में पॉल्यूशन को सड़ा पाएंगे। ठीक है, तो जब ये डिकम्पोज़र घटते हैं, पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, इससे डिकम्पोज़र घटते हैं, और जब डिकम्पोज़र घटते हैं तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ता है, यानी कि जैविक ऑक्सीजन मांग बढ़ता है। जब डिकम्पोज़र घटेंगे तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगा। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब पानी में डिकम्पोज़र घटते हैं यानी अपघटक डिक्रीज़ होते हैं तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड 3 ऑप्शन देता है, बढ़ता है, 4 ऑप्शन देता है, बढ़ता है, घटता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या इक्वल रहता है। नहीं, तो इससे ऑक्सीजन डिमांड बढ़ता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ता है। ठीक है, हाई लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इंडिकेट हाई पॉल्यूशन। जब बहुत ज़्यादा मात्रा में बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की ज़रूरत होती है तो इससे हमें पता चलता है कि हमारे जल में जो प्रदूषण है वो बहुत ज़्यादा उच्च लेवल पर है। जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है ये प्रदूषण को प्रदर्शित करता है। ठीक है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड पानी में कार्बनिक पदार्थों के कारण उत्पन्न प्रदूषण की मात्रा को प्रदूषित करता है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ पॉल्यूशन कॉजेज बाय ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि ये जो होता है कार्बनिक पदार्थों के कारण उत्पन्न प्रदूषण की मात्रा को प्रदर्शित करता है। इसमें से अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।